जय हिंद जवानों, कैसे हो भाई आप सभी। स्वागत है आप सभी का आर्मी स्टडी के इस मंच पर। तैयार हो जाओ मेरे प्यारे जवानों, बहुत हो गई मौज, अब बुला रही है आप सभी बहादुर जवानों को हमारी प्यारी फौज। कैसे हो भाई। एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो चुके हैं, 1 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, समय बहुत कम है, रात और दिन भैया एक कर दो। आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, हम अपने मॉडल टेस्ट पेपर पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब समय इधर उधर डोलने का नहीं है भैया। एक जगह रुको, बढ़िया मेहनत करो दबा के मेरे प्यारे भाई। और आपके लिए मैराथन क्लासे है, वो हम 24 मई से स्टार्ट कर रहे हैं भैया। आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन हमारा पेपर होगा। पहला ताजा ताजा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने भारत की जनता को क्या नारा दिया मेरे प्यारे भाई। कौन सा नारा दिया बताओ मेरे प्यारे जवानों। सभी हमारे प्यारे बहादुर जवान है वो बताएंगे आंसर। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आने दीजिए, कोई बातें नहीं करेगा मेरे प्यारे भाई। आप कहोगे सर गांधी जी ने नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। वंदे मातरम मेरे प्यारे भाई। देखिए लिखा किसने, हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा मेरे प्यारे भाई। 1806 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले इसको गाया गया। लेकिन ये लोकप्रिय कब बना मेरे प्यारे भाई, तो ध्यान रखना, ये लोकप्रिय आपका बना मेरे प्यारे भाई 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, उस समय मेरे प्यारे भाई जनता के दिलों में इसने राज किया। वंदे मातरम मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा है हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मेरे प्यारे भाई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है मेरे प्यारे प्रभु, याद रखना है। ओके, वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। आगे देखिए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद शहीद आजम भगत सिंह का है मेरे प्यारे भाई। और ये लिखा था हसरत मोहनी ने। आप सभी प्यारे जवानों को ध्यान रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ था। सभी हमारे प्यारे जवान बताएंगे भैया। अच्छा प्रश्न है सर। अपेक्स की ऑर्गेनाइजेशन आईडी 0929225 है, यही है ना सुरेंद्र जी। 09292 दो बार है 92, एक बार बताना सुरेंद्र जी। हाँ, जो बच्चा ऑर्गेनाइजेशन आईडी पूछ रहा है लिखो 0929225। ये है मेरे प्यारे भाई, जिसको ऑर्गेनाइजेशन आईडी चाहिए लिख लो। हाँ, रजिस्ट्रेशन एंड्रॉइड में करना है, उसके बाद आपको जो आपका आईफोन वगैरह है उसमें आप लोग ये लगा लेना, वापिस लॉगिन कर लेना। तो यहां सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मेरे प्यारे भाई ये पारित हुआ आपका 1856 में। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ए बाबू भैया, ये बी कौन बता रहा है रे। एग्जाम नजदीक आ रहा है और तुम काय को आंसर दे रहे हो, गलत गलत बता रहे हो भैया। बाल विवाह निषेध अधिनियम ये आपका, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। शारदा एक्ट ये अधिनियम आपका मेरे प्यारे भाई 1929 में पारित हुआ, ध्यान रखना। 30 में आगे काम शुरू हुआ। सती प्रथा की मैं बात करूं तो इसका अंत 1829 में, इस समय गवर्नर जनरल था भैया लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग, उन्होंने मेरे प्यारे भाई इसका अंत किया था राजा राममोहन राय के प्रयासों से, याद रखना। और अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक कौन है, लॉर्ड मेकाले, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है शब्द। शब्द का प्रयोग इनमें से 76 जिला आवास स्थल
कौन से स्थान का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां कोई भवन या बस्ती विकसित होती है? सभी मेरे प्यारे जवान बताएंगे। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आने दो मेरे प्यारे प्यारे जवानों, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। देखिए, अगर हम बात करें भैया क्षेत्र, क्षेत्र क्या होता है? एक बड़ा भूभाग, एक बड़ा भूभाग जिसकी जिसकी समान विशेषता हो, जिसकी समान विशेषताएं हो, तो ये तो हो गया आपका क्षेत्र मेरे प्यारे भाई। जिला की हम बात करें तो जिला क्या होता है भैया? यह एक प्रशासनिक इकाई होती है, प्रशासनिक इकाई होती है मेरे प्यारे प्रभु, याद रखना है। आवास, आवास होता है रहने का स्थान या घर मेरे प्यारे भाई, रहने का स्थान या घर। और स्थल होता है मेरे प्यारे भाई, अभी जो मैंने आपको प्रश्न पूछा है इसका आंसर होगा स्थल, याद रखना है। ज्योग्राफी के अंदर मेरे प्यारे भाई स्थल शब्द का प्रयोग ध्यान रखना उस भूभाग का वर्णन करता है जिसमें कोई भवन, गांव या बस्ती विकसित होती है मेरे प्यारे भाई। आगे है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन सा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है? देखो, बात हो रही है बंगाल की खाड़ी की मेरे प्यारे भाई। तो आप लोग मेरे प्यारे भाई जो भारत का मैप आप लोग देखते हैं, इस तरफ है आपकी बंगाल की खाड़ी, इधर मेरे प्यारे प्रभु बंगाल की खाड़ी है और इधर है अरब सागर। क्लियर है राजा? क्लियर है। अब यहां आपको देखिए कौन सा राज्य इनमें से दिखाई दे रहा है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है? इस तरफ है मेरे प्यारे भाई। बताएंगे कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? आने दो मेरे प्यारे बहादुर क्रांतिकारी जवानों, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। आने देंगे सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान। बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूं आप सभी के आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, शाबाश मेरे प्यारे भाई। तो यहां ऑप्शन सी हमारे जितने जवान बता रहे हैं ओडिशा, वो ठीक बता रहे हैं। अरे ससुरा, गुजरात कैसे होगा भैया? अरे गुजरात तो भैया आपका इधर है अरब सागर की तरफ, बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है यहां। चलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। एक चीज मुझे बताओ यार, अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है, ये आपको याद है या नहीं मुझे बताना। अगर नहीं याद है तो आपके लिए बढ़िया एक 5 मिनट का शो, 10 मिनट का शो हम बना के डाल देंगे यूट्यूब पर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि प्रश्न आता है एग्जाम में। भारत में न्यायपालिका इस मायने में अनूठी है कि यह स्वतंत्र है, जिसकी विशेषता क्या है मेरे प्यारे भाई? तो ध्यान रखना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है ना, ये इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती भैया। हमारी ट्रिक लगाओ, हमारी ट्रिक लगाओ मेरे प्यारे प्रभु, जो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। अगर इस प्रकार का लंबा चौड़ा एग्जाम में प्रश्न आ गया ना तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर आप बना पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हो मेरे प्यारे भाई तो अपने गुरुदेव की ट्रिक को याद करना। फतेह होगी फतेह, कोई नहीं रोक सकता। और किसी और को बताना मत मेरे प्यारे भाई, कंपटीशन है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन यहां डी आपका राइट होगा। बताओ किसी जवान का हुआ गलत? अरे किसी जवान का गलत हुआ क्या? आप कहोगे नहीं, बिल्कुल फोड़ के रख देंगे। आगे चलो भैया। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर इसकी अंतरात्मा कहा जाता है? ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। बताओ मेरे प्यारे जवानों, किसे कहा जाता है? हाँ जी, सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान हैं, वो आंसर बताएंगे भैया। हाँ, नेगेटिव मार्किंग ना है भैया, ना है। देखिए, संविधान की अंतरात्मा है ना, ये हमारे जो मौलिक अधिकार है मेरे प्यारे भाई, इनको कहा जाता है। और आप कहोगे सर फिर संविधान की जो आत्मा है ये प्रस्तावना को भी तो कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है भैया। संविधान का हृदय आप लोग कह तो
या आप लोग आत्मा कह दो भैया, ये बिल्कुल प्रस्तावना को भी कहते हैं। अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहते हैं, ध्यान रखना। मौलिक अधिकार ऑप्शन में ना हो तो प्रस्तावना लगा के आओ, दोनों ऑप्शन में है तो फिर आपको मौलिक अधिकार करके आना है, याद रखना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कौन से, अच्छा, अनुच्छेद 15 के अनुसार आपको बताना, देखो ये भेदभाव से रिलेटेड है, आपको पता है कौन कौन से यहां मेरे प्यारे भाई जाति और धर्म का उल्लेख है, ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, यहां पर भी अपनी ट्रिक काम करेगी मेरे प्यारे भाई। कमजोर बच्चों के लिए अपनी ट्रिक रामबाण है मेरे प्यारे भाई। हाउ आर यू सर? आई एम ऑल गुड, फुल फाइन मेरे प्यारे भाई। तो यहां हो जाएगा आपका धर्म, जाति, गोत्र, लिंग या जन्म स्थान, ऑप्शन डी आर्टिकल 15 याद रखना है। आर्टिकल 15 मेरे प्यारे प्रभु 1 से लेके 51 के यहां तक जितने भी आर्टिकल बनते हैं ना, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है बाबू भैया याद कर लेना यार। यहां से प्रश्न हर शिफ्ट में मिलेगा, हर शिफ्ट में यहां से प्रश्न आएगा। कई बार ऐसा आर्टिकल का आ जाता है, कई बार आता है निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकारों की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता है। ऐसे प्रश्न आते हैं बाबू भैया, याद रखना है। चलिए आगे चलो। विश्वनाथ आनंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और कौन से खेल से ये जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे भाई, सभी हमारे प्यारे जवान बताएंगे। हाँ जी, विश्वनाथ आनंद मेरे प्यारे भाई, शतरंज के बादशाह। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले मिला था इनको 1991-92 में, और यह है शतरंज के बादशाह, आपको ध्यान रखना है, शतरंज के बादशाह। मुझे आप लोग बताओ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन है, जिसे ध्यान रखना खेल जगत के अंदर द आयरन लेडी भी कहा जाता है, और राजनीति के अंदर आयरन लेडी हम इंदिरा गांधी को कहते हैं। बताओ मेरे प्यारे जवानों, देखते हैं आप सभी की तैयारी कैसी है। नेक्स्ट है बाबू भैया चापचर कूट महोत्सव, जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है। मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है? ये मिजोरम में मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है मेरे राजा, याद रखना है। सर 1 जून को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, अरे वाह मजे है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारी शुभकामनाएं। झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में पहला ऐसा उद्यान बना जिसे वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी होलोग्राम से सुसज्जित एआई सक्षम प्रकृति केंद्र की मेजबानी की? देखो ऐसा प्रश्न जब भी मेरे प्यारे भाई आपका एग्जाम के अंदर आए तो इस प्रश्न को करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप उनके ऑप्शनों पे जाओ। बात हो रही है यहां किसकी बाबू भैया? झारखंड की। क्लियर है? मुझे आप लोग बताओ जिम कॉर्बेट कहां का है? आप कहोगे सर उत्तराखंड का है। कहां का है बाबू भैया? उत्तराखंड का है। कांगेर घाटी कहां का है? ये छत्तीसगढ़ का है। हमें किसका बताना है? हमें झारखंड का बताना है। ताजा ताजा करंट जीके का प्रश्न है ये। परना पारा ये भी आपका छत्तीसगढ़ का है। यहां बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये आपका झारखंड में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरे प्यारे भाई। प्रश्न टेढ़ा है लेकिन आंसर निकाल दिया ना आपने, इसलिए एग्जाम में अगर कभी प्रश्न ना भी आए तो आंख बंद करके तुक्का ना लगाना है बाबू भैया। ऐसे ऑप्शनों को देखना है कि चलो ठीक है एक बार ऑप्शनों को बढ़िया से पढ़ते हैं, अगर कहीं से जुगाड़ बन गया तो आंसर निकल के भी आ सकता है। ठीक है भाई। भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है मेरे प्यारे जवानों? वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है मेरे राजा? एस जयशंकर है विदेश मंत्री मेरे प्यारे भाई, एस जयशंकर। ध्यान रखना है आप सभी को। वर्तमान में रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर बताएंगे सभी मेरे प्यारे जवान। देखिए मैं आपको आरबीआई की थोड़ी सी जानकारी दूं यहां पर आप सभी को मेरे प्यारे भाई। आरबीआई के बारे में 2-4 इंपोर्टेंट बातें मैं बताना चाहूंगा। यहां से प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, आरबीआई की भैया स्थापना कब होती है? आरबीआई की स्थापना होती है सर 1 अप्रैल 1935। मेरे जवान आरबीआई का मुख्यालय कहां है? आपका आंसर होना चाहिए सर आरबीआई का मुख्यालय है जी मुंबई में।
कहाँ है भैया? मुंबई में। मेरे प्यारे भाई, आरबीआई को किस नाम से जाना जाता है? उपनाम भी है इसका, ध्यान रखना। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसे कहा जाता है बैंकों का बैंक, मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे मेरे प्यारे जवान? आरबीआई के पहले गवर्नर थे आपके सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे सर? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, आपको ध्यान रखना है। आरबीआई के मेरे प्यारे भाई पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, तो आपका आंसर होगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, याद रखना है। वर्तमान में कौन है मेरे राजा? वर्तमान में मल्होत्रा जी है आपके, संजय मल्होत्रा जी 26वें नंबर के हैं मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन यहां सी आप लोगों ने बताया, वेल डन, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की कौन सी ऑपरेशनल कमांड भारत के संवेदनशील उत्तर पूर्वी राज्यों के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है मेरे प्यारे भाई? सभी मेरे प्यारे क्रांतिकारी लोंडे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा भैया। भारतीय वायुसेना की कौन सी ऑपरेशनल कमांड तो दुश्मनों को एकदम भगा भगा के काटती है मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे भैया, और देखो बात हो रही है उत्तर पूर्वी राज्यों में। देखो प्रश्न के अंदर ही आंसर है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात हो रही है। उत्तर पूर्वी में देखो केंद्रीय कमांड, ये तो मध्य कमांड है। इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में है तो ये तो होगी नहीं, क्योंकि बात हो रही है उत्तर पूर्वी राज्य, जो हमारे इस तरफ वाले जो राज्य है ना मेरे प्यारे भाई भारत के मैप में, उनकी बात हो रही है। क्या पश्चिमी कमांड होगी मेरे प्यारे भाई? पश्चिमी वायु कमान? ना ना ना, ये तो गुजरात वाला राजस्थान वाला जो बॉर्डर है उधर है ये। पूर्वी वायु कमान ये हो सकती है, क्योंकि शिलोंग है इसका हेडक्वार्टर। दक्षिण पश्चिमी? ना बाबू ना, दक्षिण पश्चिमी ना होगी, तो यहां होगी आपकी पूर्वी वायु कमान। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ऑप्शन सी मेरे प्यारे प्रभु आपका राइट होगा। देखिए ये रही हमारी भारतीय वायुसेना की कमांड। क्लियर है? 5 परिचालन कमांड है मेरे राजा, ऑपरेशनल कमांड 2 कार्यात्मक है, इसमें एक प्रशिक्षण है और एक मेंटेनेंस कमांड है, याद रखना है। पूर्वी कमांड है आपकी शिलोंग मेघालय में। पश्चिमी कमांड ये बड़ी कमांड है, ध्यान रखना, नई दिल्ली में। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम केरल में है। केंद्रीय यानी मध्य कमांड इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में है। दक्षिण पश्चिमी कमांड आपकी गांधीनगर गुजरात में है। मेंटेनेंस कमांड नागपुर महाराष्ट्र में है। सेना प्रशिक्षण आपके बेंगलुरु कर्नाटक में है, याद रखना है। ओके, ये मेंटेनेंस कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, मरम्मत वगैरह के लिए जिम्मेदार है भैया, याद रखना है। चलिए, सेना की कौन सी शाखा भारी तोपों और लंबी दूरी की तोपों को संभालने के लिए जिम्मेदार है मेरे प्यारे भाई? बताएंगे आप सभी प्यारे जवान? आने दो मेरे प्यारे प्रभु। तो यहां हो जाएगा आपका तोप खाना मेरे प्यारे भाई, तोप खाना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कमान मुख्य रूप से भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण कमांड है, ट्रेनिंग कमांड के रूप में कार्यरत है मेरे प्यारे भाई? बताएंगे सभी जवान। और 24 मई सुबह 9 बजे कंप्लीट जीके की महा मैराथन, कंप्लीट जीके, और वादा है मेरा आपसे 80 to 90% सेम प्रश्न उस क्लास से मिलेंगे, क्योंकि पहली बार मैं कंप्लीट जीके की मैराथन देने जा रहा हूं। अब तक केवल मैं अपने सब्जेक्ट जैसे स्टैटिक जीके की ही देता था। वहां से क्या होता है, स्टैटिक जीके का प्रश्न आया, केवल बच्चा वो ठीक करके आता था। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बच्चा एक मैराथन देख ली, दूसरी मैराथन वो देख के नहीं जाता है। तो पहली जो मैराथन उसमें कंप्लीट जीके रखेंगे हम, उसमें आपको स्टैटिक जीके, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केवल सिलेक्टेड प्रश्न जो सीधे आपके पेपर में छप सकते हैं। 24 मई सुबह 9 बजे आप तैयार रहना पूरे जोश के साथ। तो यहां सही आंसर होगा आपका मेरे प्यारे भाई, प्रशिक्षण कमांड कौन सी है मेरे राजा? क्या बता रहे हो आप? अरे भैया कोई सी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, मुझे ना पता, जो आप बता रहे हो मैं आंसर वही लगाऊंगा। अरे यार करंट जीके की बुक भी बताना है ना आप लोगों को, सुरेंद्र जी वो करंट जीके की ई बुक बताना ना, उसका वो भेजो ना मुझे, पीडीएफ वगैरह फटे। अभी करंट जीके का सोल्यूशन कर देते हैं भैया, टेंशन ना लो आप। तो यहां देखिए
ये हमारी जो भारतीय नौसेना है उसमें मेरे प्यारे भाई कितनी कमांड है जी? 3 कमांड है। 3 है, इसमें 2 परिचालन है और एक है आपकी यहां पर मेरे प्यारे भाई गैर परिचालन। देखो पूर्वी कमांड है, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। भेजो बच्चों को डेमो दिखाते हैं। और पश्चिमी कमांड ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। और दक्षिणी कमांड है ये कोची केरल में हो जाएगी। दक्षिणी कमांड कोची केरल में हो जाएगी। ओके। गैर परिचालन कमांड मेरे प्यारे भाई, गैर परिचालन कमांड, देखो यही तो पूछा होगा शायद। ये प्रशिक्षण कमांड है आपकी, ट्रेनिंग कमांड, दक्षिणी कमांड। और प्रश्न में यही पूछा है। ये हो जाएगी आपकी दक्षिणी नौसेना कमांड। ये है प्रशिक्षण कमांड के रूप में कार्यरत, ट्रेनिंग देती है मेरे प्यारे भाई। ओके, याद रखना है। चलिए, भारतीय नौसेना में देखो तीनों प्रमुख कमानों का नेतृत्व वाइस एडमिरल रैंक का जो अधिकारी होता है ना, वो करता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना है। एक बच्चे ने यार अभी करण जी के याद दिलाया हमें, ये अच्छी बात कही। चलिए, अब आप लोग मुझे बताओ भैया, 15 में से यहां पर आप सभी का स्कोर है वो क्या रहा? 15 में से आपका स्कोर क्या रहा? सभी मेरे प्यारे बहादुर जवान बताएंगे। इसके अलावा देखिए, मैं देख रहा हूं लगातार एडमिट कार्ड के बच्चे काफी मैसेज कर रहे हैं। मेरे जवानों, मैं आप सभी को याद दिला दूं, एडमिट कार्ड आपके देखो, तब तक करण जीके की यहाँ पीडीएफ लग जाती है। 1 मिनट में आपको समझा देता हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो। और एक चीज और बताना, अभी एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर मेरा 1 तारीख को एग्जाम है, जीडी का भी है और ट्रेडमैन का भी है, अलग अलग शिफ्ट में है लेकिन एक ही सेंटर पर है। तो क्या ऐसे बच्चे भी है? एक बार कमेंट करना आप लोग। देखो मेरे प्यारे भाई, 18 मई आज से जीडी ट्रेडमैन के एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं मेरे प्यारे भाई। 21 मई तक ये एडमिट कार्ड आएंगे, तो किसी का आज नहीं आता है तो पैनिक नहीं होना है। आज उन जवानों के एडमिट कार्ड आ रहे हैं जिनका एग्जाम 1 तारीख को होना है, 2 तारीख को होना है। क्लियर है भैया? चलिए, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है? इस प्रकार आप लोग आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। सबसे पहले आपको अपना JAI जो रोल नंबर है, जो आप सभी जवानों ने अपना जो साइबर कैफे से आपने फॉर्म भरवाया था, उसके ऊपर देखिए रोल नंबर लिखा हुआ है। वो रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। नीचे आपको क्या डालना है? कुछ बच्चे, अभी मैंने एक इवेंट करवाया था एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, नीचे कमेंट कर रहे हैं सर जी मेरा तो पासपोर्ट खो गया, मुझे तो पता ही नहीं है। अरे बाबू भैया, एडमिट कार्ड नहीं, ये पासपोर्ट नहीं चाहिए, आपका ध्यान रखना। यहाँ जो पासपोर्ट है ये चाहिए ही नहीं, आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। क्या डालना है भैया? डेट ऑफ बर्थ डालना है, बीच में किसी भी प्रकार का स्लेश नहीं रखना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, जैसे किसी भाई के डेट ऑफ बर्थ है भैया 5/5/8/2006, किसी के एडमिट कार्ड डेट ऑफ बर्थ है, इस प्रकार आपको डालना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नीचे आपको कैप्चर डालना है, ये वाला कैप्चर यहां डाल के लॉगिन पे क्लिक करना। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे तो अगर आपका एडमिट कार्ड आया है तो नेक्स्ट अगला जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आपसे बोला जाएगा कि भैया आपको क्या बनाना है, नए पासपोर्ट बनाओ। आपने कोई भी पासपोर्ट बनाया, जैसे आपका नाम है भैया कैलाश, तो आपने कोई भी बना लिया, आपका नाम हो गया @ और उसके बाद आपने 3 4 5 कुछ भी आपने पासपोर्ट बनाया। नीचे कहेगा कन्फर्म पासपोर्ट, तो ये सेम ही कॉपी कर देना, सेम ही डाल देना भैया। ओके, उसके बाद वापिस आप जैसे ही लॉगिन करोगे सेम इंटरफेस आएगा। फिर आपको कहेगा वापिस आपके जो रोल नंबर है वो डालो, JAI वाले, और फिर आपको कहेगा अब आपने जो नए पासपोर्ट बनाए हैं वो यहां डालो। ये डालने के बाद, कैप्चर डालने के बाद लॉगिन करोगे, आगे आपका जो एडमिट कार्ड है मेरे प्यारे भाई, उसका प्रोसेस है वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा इस प्रकार। और यहां पर आप लोग जैसे ही एडमिट कार्ड वाले सेक्शन और ई एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब कुछ मेरे प्यारे भाई कहेंगे कि सर हमारा एडमिट कार्ड तो अभी आया ही नहीं, वो कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप लोग अपना JAI रोल नंबर डालोगे, के बाद आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, कैप्चर डालोगे और लॉगिन करोगे। जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लोगे उसके बाद डायरेक्ट यहां पर एक रेड कलर में लिखा आएगा मेरे प्यारे भाई कि आपके एडमिट कार्ड है वो अभी प्रोसेस नहीं हुए हैं। आपको SMS आएगा और आपको ईमेल आएगा आर्मी की ओर से, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक है, जिसके आ गए उसका यहां से अगला प्रोसेस चला जाएगा। आपको नए पासपोर्ट बनाने होंगे खुद से, पहले वाले पासपोर्ट यहां काम में नहीं आएंगे, और वो पासपोर्ट आप लोग याद रख लेना भैया। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब दिखाओ, लगाओ इनके लिए। अब आपके लिए बढ़िया करंट जीके वाली जो ई बुक है वो लगा लेते हैं भैया। हाँ,
अब देखिए भैया, आपके लिए मेरे प्यारे भाई, जो ई बुक हम लोगों ने करंट जीके की जो तैयार की है, इसकी ये पहले वाली बुक की फोटो है क्या अपने पास कोई? हाँ, है क्या आपके पास बुक है क्या? तो मैं आपको वो भेज देता हूँ, मैं भेजता हूँ आपको, देख। नहीं, आपके पास ये थोड़ी रही, देख। हाँ जी, आया हुआ है ना मेरे। एक सेकंड मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो आप। सर, डेट ऑफ बर्थ सिर्फ न्यू स्टूडेंट डाल सकते हैं, पुराने स्टूडेंट वाले नहीं डालना होगा। क्यों नहीं डालना होगा मेरे प्यारे भाई? यशपाल जी ये कह रहे हैं नए स्टूडेंट को डालना होगा, पुराने वालों को नहीं डालना। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे ना, तो सभी का पासपोर्ट रिसेट होगा भैया। हाँ, हाँ, वो चलेगा, डिपो नहीं। आगे आपका भैया मैथ का सेशन नहीं होगा, ओनली साइंस का होगा, है ना। अभी एमएस गुरु का ही फोन था, कोई इमरजेंसी उनके हो गई है तो उनको कहीं जाना पड़ा है। अब देखो, ये है हमारी मेरे प्यारे भाई करंट जीके की बुक। तो पिछले बार तो हम लोगों ने फ्लिपकार्ट के माध्यम से दी थी। अब क्या होता है कि एग्जाम के नजदीक हम लॉन्च करते हैं, और इतने ज्यादा बच्चों के ऑर्डर लगते हैं कि किताब पहुंचने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इतना टाइम हमारे पास है नहीं, और ना आपके पास है। तो हम लोग इस बार इसकी क्या देने वाले हैं, आपको ई बुक देने वाले हैं। ई बुक मेरे प्यारे भाई आपको देंगे। इसके अंदर लगभग मेरे प्यारे भाई 80 से 85 है वो आपके क्या रहने वाले हैं बाबू भैया, 80 से 85 है वो पेज रहने वाले हैं। 80 से 85 इसके अंदर पेज रहेंगे, और ये टॉपिक वाइज है वो आपकी ई बुक रहेगी। टॉपिक वाइज मेरे प्यारे भाई आपकी ई बुक है वो रहने वाली है। जैसे मैं अगर बात करूं, ये रहा आपका जैसे पहला टॉपिक है, क्लियर है। जैसे पहला टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, केंद्रीय मंत्री परिषद का टॉपिक है, वर्तमान में कौन क्या है। तो यहाँ सारे जितने भी आपके मंत्री है मेरे प्यारे भाई, वो यहाँ आ गए, क्लियर है। उसके अलावा जैसे आगे देखिए, दूसरा आपका टॉपिक हो गया वर्तमान में पदाधिकारी मेरे प्यारे भाई। जितने भी अभी वर्तमान में कौन से पद पर कौन विराजमान है, अपने सेनाओं से रिलेटेड है, अर्धसैनिक सेनाओं से रिलेटेड है, या हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। संसदीय पदाधिकारी है, संवैधानिक पदाधिकारी है, सचिव या सलाहकार है। तो इस प्रकार आपको ये टॉपिक वाइज मिलेगी मेरे प्यारे भाई, ओके। इसके अलावा जैसे अगला टॉपिक है, ये आपका मुख्यमंत्री राज्यपाल का हो गया। और ई बुक का देखिए अच्छा बेनिफिट ये है कि जैसे करंट जी के आपको पता है कभी भी अपडेट हो सकता है। अभी कल ही एक उच्चतम न्यायालय की कोई मुख्य न्यायाधीश थी मेरे प्यारे भाई, जो अपने भारत में 25 उच्च न्यायालय है ना, तो वहां एक मुख्य न्यायाधीश चेंज हो गए। अब यहाँ ई बुक अगर हम आपको दे रहे हैं, तो हम लोग आपको पीडीएफ देंगे ऐप के अंदर। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तुरंत अपडेट कर देंगे, और आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग गलत चीज भी पढ़ के नहीं जाओगे। अगर हम आप आज इसे लॉन्च कर देते हैं, ये किताब आपके पास आ गई और कुछ भी चेंज हो गया। एक बच्चा कह रहा था कि सर, अभी जैसे नए नौसेना प्रमुख और सीडीएस बने हैं, ये तो अभी भी बने, एग्जाम पेपर तो बन गया होगा। मेरे प्यारे भाई, पिछले बार ध्यान रखना, जो नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी बने थे ना, वो ध्यान रखना बने थे आपके 31 तारीख को, और एग्जाम था बच्चे का मेरे प्यारे भाई 3-4 तारीख को था, और उनके एग्जाम में क्लर्क में आ गया था वो पेपर। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो ऑनलाइन जो पेपर होते हैं ना, इनको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये तुरंत अपडेट होते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है। तो ये आपके लिए मेरे प्यारे भाई ई बुक रहने वाली है। और आपको ये कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको आर्मी स्टडी ऐप के अंदर। जैसे आप लोगों ने मेरे प्यारे भाई क्रैश कोर्स ले रखा है, क्रैश कोर्स ले रखा होगा सभी जवानों ने। तो जितने भी बच्चे हैं, जो भी आपने आर्मी स्टडी ऐप से कोई सा भी बैच ले रखा है, सब बैच के अंदर ये फ्री रहेगी, सब बैच के अंदर ये आपको मिल जाएगी। अब कोई ऐसा बच्चा भी है क्या कि सर हम आपसे नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि बैच वाले जो बच्चे हैं उनके माई कोर्स में ये फ्री चली जाएगी। अब कोई बाहर वाला बच्चा है, तो उसके लिए एक ई बुक का हमारे ऐप के अंदर सेक्शन आएगा। उसके अंदर लगभग मेरे प्यारे भाई इसकी हम लोग 49 के आसपास है वो प्राइस रख देंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने ऐसे ही कोई फ्री पीडीएफ डाल दी, क्या पता एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो जिन्होंने कोई सा भी कोर्स ले रखा है, आपने चाहे क्रैश कोर्स ले रखा है,
सिलेक्शन बैच ले रखा है, फाउंडेशन बैच है, मिशन फौजी बैच है, कोई सा भी बैच है, उसके ऊपर ही ऊपर ये करंट जीके की ई बुक आ जाएगी। इसमें कोई भी अपडेट होता है मेरे प्यारे भाई, कुछ भी अपडेट होता है हम लोग तुरंत इसके अंदर चेंज कर देंगे और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसमें देखो 80 से 85 पेज है। अभी मेरे प्यारे भाई इसमें 50 पेज है वो अपलोड होने वाले हैं। एक दो दिन के अंदर ये बाकी के जो पेज है इनको भी हम लोग मेरे प्यारे भाई तैयार कर रहे हैं, ये भी आपके अपलोड हो जाएंगे। तो ये करंट जीके का समाधान है वो हम लोगों ने कर दिया है आपके लिए। तो आराम से मेरे प्यारे भाई इनको भी याद करना है, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न है वो करंट जीके के मेरे प्यारे भाई एग्जाम में जरूर आते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, इसकी जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं पहले ही बता देता हूं, आप लोग मेरे प्यारे भाई डाउनलोड नहीं कर पाओगे। और उसका कारण है, आपने डाउनलोड कर ली, आपने हो सकता है किसी बच्चे ने प्रिंट भी निकाली, और अगर कुछ भी उसमें चेंज हो गया मेरे प्यारे भाई तो दिक्कत हो जाएगी। यहां कुछ भी चेंज होगा तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको कि भैया ये चेंज हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम डाउनलोड का ऑप्शन नहीं देंगे, आपके ऐप के अंदर रहेगी, ऐप में आप डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी कितनी भी बार आप इसे ओपन करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सेव करके प्रिंट नहीं निकलवा सकते। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आप लोग फिर हमारी टीम को बार बार परेशान करोगे। आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, कोई इसका चार्ज नहीं है। आर्मी स्टडी का कोई सा भी आपने बेच ले रखा है, आपके माई कोर्स में ऊपर ही ऊपर ऑटोमेटिक ये फ्री डल जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मस्त रहो आप लोग। ओके चलिए, हाँ एक बच्चा क्या कह रहा है, सर क्यों वो पहले ही पास बना लिया है, हमारे साथ खुद ऐसा हुआ। कौन सा पास बना लिया भैया आपने? चलिए, तो आप दिल फेंक के मारो कि सर मजा आ गया, हमें करंट जीके का तोड़ भी मिल चुका है मेरे प्यारे भाई। अभी आपके पास टाइम है तो आराम से आप लोग करंट जीके वगैरह पढ़ना मेरे प्यारे भाई, बढ़िया तरीके से। ओके ठीक है मेरे प्यारे भाई, आगे अब हम डीएस गुरु को है वो कनेक्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई। और एक छोटा सा नेट का बफरिंग भी आएगा सुरेंद्र जी, एक सेकंड इनके कमेंट दिखा दो एक बार मुझे, और कोई भी डाउट है। ये जो पीडीएफ कब तक अपलोड हो जाएगी सुरेंद्र? ये आपकी 10 बजे तक अपलोड हो जाएगी, है ना? ठीक है, 10 बजे तक अपलोड हो जाएगी, तो आप लोगों को ज्यादा कॉल मैसेज नहीं करना है, ध्यान रखना है। ओके, सभी ने दिल फेंके हैं भाई, रेड वाले फेंके हैं, अच्छी बात है। कोई काला दिल भी फेंक रहा है क्या भैया? चलिए अच्छी बात है, ऐसे ही प्यार मोहब्बत आप बनाए रखिए हमसे मेरे प्यारे भाई, क्योंकि अगर हमसे मोहब्बत करोगे, अगर हम बेवफा भी निकले तो कुछ बना के निकलेंगे आपको, है ना मेरे प्यारे भाई? तो मोहब्बत करना है तो अपने गुरुजनों से करो भैया, अगर बेवफा निकले तो कुछ बना के निकलेंगे आपको, ऐसे नहीं निकलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और किसी का कोई डाउट? चलिए, और किसी का कोई डाउट नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे राजा, काहे को टेंशन लेते हो आप? चलिए सर, बहुत अच्छा लगा है। सुरेंद्र जी से सर एक शायरी सुनवा दो। अच्छा भैया, सुनवाएंगे, अभी वो बिजी है। आपके लिए ये जो ई बुक है उसको अपलोड वगैरह करेंगे हर एक बैच में, 10 बजे तक हर एक बैच में आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है चलिए, हाँ आज आपका मैथ का सेशन नहीं होगा, ध्यान रखना है। एमएस गुरु का कोई अर्जेंट काम हो गया, उनको कहीं जाना पड़ा इसीलिए। ठीक है बाबू भैया, ओके ओके ओके। चलिए, और किसी का कोई डाउट नहीं है, बच्चे बड़े खुश है, हमें आपकी मुस्कान दिखाई दे रही है मेरे प्यारे भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। एक 30 सेकंड का एक छोटा सा बफरिंग आएगा, उसके बाद डीएस गुरु की क्लास है वो स्टार्ट होगी। ठीक है चलिए, क्योंकि सुरेंद्र जी को थोड़ा कोई नेटवर्क चेंज करना है, यहां से कोई दिक्कत हो रहा है। ओके भाई, थैंक यू, जय हिंद। हाँ जी सर, लीजिए माइक। जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से आगे की ओर ले जा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, ओरिजिनल पेपर की सीरीज शुरू हो चुकी है और 10 मिनट का जो शो मैंने डाला था सदिश सदिश में, वहां एक कंफ्यूज है। सबसे पहले वो कंफ्यूज पैदा कर देता है सवाल, उसको मैं पहले दूर कर देता हूं आपको कि वो सवाल कंफ्यूज करने वाला है, तो वो कौन सा सवाल है।
चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ 10 मिनट के शो में मैंने धारा सदिश और अदिश वाला डाला था। देखो धारा जो होती है ना, धारा और घनत्व वहां लिखा हुआ है, वहां कोमा नहीं है। मैंने कहा था धारा और घनत्व अदिश है, न कि धारा घनत्व है। धारा घनत्व अगर साथ में आ जाए तो सदिश है, तो फिर वो सदिश राशि होगी, ये आपको ध्यान रखना है। धारा और घनत्व अलग अलग हैं, अगर अलग अलग आ जाए अदिश है और धारा घनत्व साथ में आ जाए तो सदिश है। ऐसा उस 10 मिनट के शो में बताया गया था। तो वहां पर वो कॉमा नहीं लगा हुआ है, इसलिए सबको लग रहा है कि धारा घनत्व अदिश है क्या, नहीं। तो ये कंफ्यूज दूर कर देता हूं। अब आते हैं सवालों के ऊपर। द्रव्यमान के लिए किस एसआई इकाई का उपयोग किया जाना चाहिए? सेंटीमीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, मिलीग्राम। द्रव्यमान मास बताइए। देखें, आपको क्लास पूरी होने के बाद मुझे कमेंट करके बताना है द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा, सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में पूरी क्लास होने के बाद करना है। तो यहां दोस्तों ऐसा यूनिट होगी द्रव्यमान की, वो केजी होगी, किलोग्राम होगी, ये ध्यान रखना है। ओके, अगला देखो, जब किसी परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज का तार पिघलता है। जब किसी परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज का तार पिघल जाता है। फ्यूज के तार का कौन सा गुण इस क्रिया के लिए जिम्मेदार है, यह बताना है आपको। बताओ, देखिए कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो देखो, अत्यधिक धारा बहने पर उच्च प्रतिरोध पर फ्यूज तार का गलनांक निम्न होगा, निम्न गलनांक होगा। ओके, तो यहां पर कम गलनांक इसका सही जवाब होगा। और फ्यूज तार किससे बनता है? लेड और टिन से। देखो हर शिफ्ट में ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, फ्यूज तार का सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। फुटबॉल की आकृति वाला अपर रूप बताओ। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, कोयला। फुटबॉल के जैसी आकृति वाला अपर रूप कौन सा है? तो फुटबॉल के जैसी आकृति वाला कोयला तो नहीं है, कोयला तो जीवाश्म ईंधन होता है दोस्तों, जीवों से बनने वाला ईंधन होता है, ये जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। फुलरीन दोस्तों ध्यान रखना है, ये फुटबॉल के जैसा है, इस पे लिखने की जरूरत नहीं। ग्रेफाइट षटकोणीय है, परतदार होता है। और हीरा चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय होता है, ये ध्यान रखना है। तो फुटबॉल की आकृति वाला जैसे कई बार नाम आता है गुबंद जैसा, वो भी यही होगा। बक्की बॉल भी कह सकते हैं उसको। परावर्तन के बाद दर्पण दर्पण से जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तन के बाद दर्पण से वापस जाने वाली किरण क्या कहलाती है? पिछली शिफ्ट में आया था दर्पण की ओर आने वाली। देखो कई सवाल ऐसे जो पीछे के रिपीट भी हुए हैं इस पेपर में। ये ओरिजिनल पेपर है दोस्तों, हमने नहीं लिए हैं, ओरिजिनल डाले हैं, वही बता रहा हूं मैं आपको। ये तो आने वाली है और जाने वाली ये है। आने वाली तो आपतित हो जाती है और जाने वाली परावर्तित हो जाती है। तो जाने वाली कौन सी होगी? परावर्तित किरण होगी। आने वाली पूछता तो आपतित किरण कहते हैं। और अभिलंब की तरफ झुकने वाली, अभिलंब से दूर जाने वाली, वो आपके अपवर्तित किरण हो जाती। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बर्फ के पानी में परिवर्तित होने पर कौन सी अवस्था परिवर्तन हो रहा है? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हमने खूब पढ़े हैं जी। और ये कह रहा बर्फ से क्या बन रहा है? पानी, यानी कि ठोस है बर्फ और वो किस में बदल के आ रही है? द्रव में आ रही है। तो ये तो पिघल गया ना, तो पिघलना हो जाएगा ये,
हिमीकरण वापस जब पानी को वो बर्फ बना रहा है, पानी से बर्फ, तब हिमीकरण हो जाता। वाष्पीकरण कब होता? जब द्रव से गैस बन जाता। संघनन कब होता? जब गैस से द्रव में आ जाता। ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, अनाज को उनके डंठलों से अलग करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? अनाज को डंठल से अलग करने का कौन सा मेथड है? पछोरना, गहाई जिसको थ्रेशिंग बोलते हैं, छानना, हाथ से बिनना। ये तो हमने विधियां खूब पढ़ी है दोस्तों। अगर इन विधियों से वापस आया ना तो फिर हम नहीं अटकेंगे। तो ये इसको गहाई या थ्रेशिंग बोला जाता है। अनाज को डंठल से अलग करना ये थ्रेशिंग होता है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, किस पदार्थ का उपयोग कृषि क्षेत्र में अम्लीय पट्टी को बेअसर करने के लिए किया जाता है? कृषि क्षेत्र में अम्लीय मतलब मिट्टी के अंदर अम्लीयता को अगर दूर करना है तो हम बुझा चूना काम में लेते हैं। और बुझा चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है आपके बुझा हुआ चूना। सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा जी। सी वाला ऑप्शन एकदम राइट होगा। चलिए, कौन सा अवलोकन इस बात की पुष्टि करता है कि परिवर्तन प्रकृति में रासायनिक है? भाई, इन चारों में से कौन सा ये बताता है कि परिवर्तन वो रासायनिक है? आमाप में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, ये दोनों तो आपके भौतिक में आएंगे। अवस्था में परिवर्तन भौतिक में आएगा, और नए पदार्थों का निर्माण ये दोस्तों रासायनिक में। रासायनिक स्थायी परिवर्तन है, इसमें अगर ए से बी बन गया ना तो फिर बी से ए नहीं बन सकता, स्थायी है। तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, इस साइड ध्यान रखना है। निम्न में से अजैविक घटक कौन सा है बताओ? पानी, पौधे, जीवाणु या मानव? अजैविक घटक इकोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। और अजैविक का मतलब क्या है समझना। अजैविक का मतलब होता है जो निर्जीव। और निर्जीव कौन सा है? ऑप्शन पानी, पौधे, जीवाणु और मानव। बताओ निर्जीव कौन सा है, ये आपको बताना है जी। आने तो देखिए फटाफट, एक बार सेशन को सभी बंदे लाइक ठोको, देखिए एक बार। और देखो मैं आपको बता दूं, 10 मिनट का 100 मैंने डाला है सदिश अदिश का। उसके जो क्वेश्चंस है ना उन पे ध्यान रखना है, उस पे ट्रिक पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ट्रिक वाले हैं वो मैं आपको जहां जरूरत पड़ती है वहां ट्रिक भी बताऊंगा मैं। धारा घनत्व का कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूज था, मैं क्लियर कर दूं। वहां कोमा नहीं लगा हुआ है पीपीटी में। धारा और घनत्व है ना वो अदिश है। धारा घनत्व साथ में आ जाए तो सदिश है। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान रखना है। निर्जीव इसमें कौन है? पानी है, तो ये अजैविक है। पौधे, जीवाणु और मानव ये सजीव में आते हैं। और सजीव सारे के सारे कौन से घटक में आएंगे? जैविक घटक में आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आएंगे, ये ध्यान रखना है। अब आ जाओ आगे चलते हैं। कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? बताओ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज। इन चारों में कौन सा भोजन का स्रोत है जो ऊर्जा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? ये आपको बताना है जी। बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और एक आ जाएगा आपके खनिज। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कई बार गलती होती है। ये दो तो ऊर्जा देते ही नहीं है, इनसे तो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, नहीं होती है।
तो फिर किससे होती है? इन दो से ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन इस प्रोटीन का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों शरीर निर्माण करना। शरीर निर्माण ये इसका प्रमुख कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों ये ध्यान रखना ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी बोला जाता है। रक्षात्मक पदार्थ क्योंकि ये हमें कई रोगों से बचाने का काम करती है, तो विटामिन रक्षात्मक पदार्थ। और प्रोटीन को इधर लिख रहा हूं बॉडी बिल्डिंग पदार्थ। बॉडी बिल्ड कहते हैं। बॉडी को बिल्ड करने वाला मतलब शरीर निर्माण करने वाला पोषक पदार्थ कौन सा है? तो प्रोटीन आपका सही जवाब होगा। कौन सा अवलोकन इस निष्कर्ष का सबसे अच्छा समर्थन करता है कि पौधा एक जीवित? ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। कौन सा इन चारों में से यह अवलोकन करता है और इससे निष्कर्ष निकलेगा कि पौधा एक जीवित जीव है? यह स्थान घेरता है, इसका द्रव्यमान होता है, ये समय के साथ वृद्धि करता है, ये एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, इसका एक निश्चित आकार होता है। अब बताओ, चारों ऑप्शन पढ़ के बताओ इनमें से कौन सा ये निष्कर्ष सबसे अच्छा देगा और ये साबित करेगा कि पौधा एक जीवित जीव होता है। इनमें से बताओ कौन सा होगा जो ये आपको स्टेटमेंट देगा सही। देखो वैसे तो देखो सभी ये लागू हो सकते हैं इस पे, लेकिन सही बताना है कौन सा होगा। भाई सजीव की परिभाषा को वो बता रहा है। अब सजीव की परिभाषा क्या है? जैसे मैं कहूं कि ये रिमोट है, पहला है स्थान घेरता है, स्थान तो ये भी घेरता है, द्रव्यमान इसमें भी है, तो फिर सजीव का कॉन्सेप्ट नहीं रहा ना इसमें। इसलिए दोस्तों यहां उत्तर होगा कि यह समय के साथ वृद्धि करता है, क्योंकि निर्जीव समय के साथ वृद्धि नहीं करेगा। तो समय के साथ वृद्धि करता है, ये निर्जीव की विशेषता नहीं है, ये सजीव की विशेषता होती है। वनों को प्राकृतिक जल रोधक क्यों कहा जाता है? प्राकृतिक जल रोधक, ये वर्षा बढ़ाते हैं, जल शोधक होंगे, रोधक तो नहीं हो सकता, शोधक होंगे, जल शोधक। ये पानी से प्रदूषक को छानते हैं, ये पेड़ों में पानी संग्रहित करते, ये वाष्पीकरण को रोकते हैं। वन को प्राकृतिक जल शोधक क्यों कहा जाता है? भाई आपको ये पता है कि जहां वन होंगे वहां पर बारिश होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होगी। तो बताइए वनों को प्राकृतिक शोधक क्यों कहा जाता है? ये आपको उत्तर देना है जी। आने दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका सही जवाब? देखो ये वर्षा बढ़ाते हैं, अच्छा जल रोधक, प्राकृतिक जल रोधक होगा, फिर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहां पर। पानी से प्रदूषक को छानते हैं, जल शोधक, जल शोधक कहेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा फिर, ठीक है। तो यहां पर यही सही है, क्योंकि पानी से प्रदूषण को अलग करते हैं। तो जल शोधक का मतलब यहां पर यह मतलब है कि किस प्रकार ये पानी को शुद्ध करते हैं। तो ये पानी से प्रदूषण जो भी है उनको छानकर क्या करते हैं? अलग करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है। वन प्राकृतिक रूप से जल शुद्धिकरण में कैसे सहायता करते हैं? भाई वन, अभी देखो पिछला सवाल क्या था, वही था, ये थोड़ा सा ऑप्शन अलग टाइप से था। इस बार देखो क्या है, वन प्राकृतिक रूप से जल शुद्धिकरण में कैसे सहायता करते हैं? हानिकारक रसायनों को मिलाकर, बहती नदियों को अवरुद्ध करके, मिट्टी के माध्यम से छानकर, बारिश को पूरी तरह रोककर। बताओ पानी को पेड़ पौधे, भाई वन का मतलब यहाँ पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे जल को किस प्रकार से शुद्ध करते हैं, ये आपको उत्तर देना है जी। बताओ फटाफट, एक बार सेशन को लाइक ठोको देके सभी। कहते ना जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। तो दोस्तों यही वो वक्त है, अंतिम क्षणों में ये पेपर, ये आने वाली आगे मैराथन क्लासें दोस्तों 24 तारीख से आपकी मैराथन क्लासेस शुरू हो रही है, ये आपको पता होगा। और इन मैराथन क्लास से ये अपना अंतिम प्रहार होगा एग्जाम से पहले, क्योंकि इसमें हम पूरा सब कुछ झोंक देंगे अपना। तो ये मिट्टी के माध्यम से दोस्तों ध्यान रखना है, जल को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं पेड़ पौधे।
एक छात्र सीखता है कि कुछ रोग निकट संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। निम्न में से कौन सा रोग इस श्रेणी में आता है? अब देखो कितना लंबा चौड़ा इस लाइन को लिखा है। एक्चुअल में इसको यह भी बोल सकता था कि कौन सा रोग फैलता है, लेकिन नहीं, निकट संपर्क होने पर एक से दूसरे में फैल सकता है, तो इस श्रेणी में कौन सा रोग आएगा? तो आपको यही पूछ रहा है संक्रामक रोग कौन सा है, तो सीधा सा जवाब है संक्रामक क्षय रोग होगा, क्योंकि क्षय रोग में टीबी बोलते हैं इसको। मधुमेह, कैंसर, मधुमेह, शुगर होता है, रतौंधी, ये असंक्रामक बीमारी है, असंक्रामक है, जबकि ये क्या है? संक्रामक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अंतिम सवाल, लैंगिक प्रजनन अलैंगिक से भिन्न क्यों है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग क्यों है बताओ? केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, लैंगिक में एक नहीं दो की जरूरत है। युग्मकों की भागीदारी नहीं होती, क्यों नहीं होती? शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं इसमें। आनुवंशिक रूप से समान संतान उत्पन्न होती है, नहीं। लैंगिक जनन से हम पैदा हुए हैं, हम एग्जिट कॉपी कभी नहीं आते हैं। तो इसमें नर और मादा युग्मकों का संलयन शामिल होता है, ये सही कह रहा है। ऊपर वाली तीनों विशेषता अलैंगिक जनन की थी। अब बताओ 15 में से आपका स्कोर क्या हुआ जी? ओके, चलिए मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में और शानदार सवालों के साथ। पेपर लगाओ पूरा ईमानदारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।